नमस्कार, सीएनबीसी आवाज की खास पेशकश अक्षय तृतीया शुभ निवेश में आपका स्वागत है। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया के मौके पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है, इसलिए हम इस पूरे कार्यक्रम में सोने में निवेश से जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के किशोर नारने, पोपली ग्रुप के राजीव पोपली और अनमोल ज्वेलर्स के ईशू दातवानी। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले देखते हैं कि अक्षय तृतीया पर ज्वेलरी शॉप्स का माहौल क्या है, कैसी शुरुआत हुई है, इसका जायजा लेते हैं संवाददाता शिवानी घरत से। ये दिन काफी ऑस्पिशियस माना जाता है कुछ नया काम शुरू करने के लिए और खासकर सोना खरीदने के लिए। तो जाहिर सी बात है सोने के दुकानदारों को उम्मीद होगी कि आज जमकर खरीदारी होगी। सोने के अलावा चांदी और हीरे में भी जमकर खरीदारी होगी, ये दुकानदारों को उम्मीद है। हर जगह ऑफर्स चल रहे हैं, 5% ऑफ, 10% ऑफ, मेकिंग चार्जेस पर ऑफ। इसके अलावा कई लोग सोने के कॉइन्स भी दे रहे हैं आपके परचेज पर। दुकानें काफी सजी है और कई दुकानें वक्त से पहले खुली है। तो हर तरफ ऑफर है और दुकानदारों को या फिर ज्वेलर्स को ये सब उम्मीद जरूर दिख रही है कि 20% तक की बढ़त इस बार पिछले साल के अक्षय तृतीया के कंपैरिजन में आएगी। लेकिन इस वक्त क्या निवेश सोने में फायदेमंद होगा? आपको बता दें, कल सीएनबीसी आवाज ने एक पोल किया था जिसमें ज्यादातर लोग ये मान रहे थे, ऑलमोस्ट 77% का ये माना था कि अगले साल अगली अक्षय तृतीया तक सोना पॉजिटिव रिटर्न देकर जाएगा। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट और साथ ही ज्वेलर्स भी जुड़ रहे हैं। पहले किशोर से बात करते हैं। किशोर, क्या आपको लगता है अगले साल तक सोना पॉजिटिव रिटर्न देगा? डिफिकल्ट है बिकॉज मुद्दा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे अभी भी जो रिस्क फैक्टर्स है गोल्ड में वो अभी भी काफ़ी हद तक प्रेजेंट है मार्केट में और डाउनसाइड प्रेशर्स रहेगा ही। और कोई उम्मीद नहीं है कि यहाँ पे बहुत बड़ा रैली आने का कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि डाउनसाइड बहुत कम है, लिमिटेड है, उसमें ज़्यादा कोई डाउट नहीं है कि डाउनसाइड शायद आपको 10% के आसपास का डाउनसाइड लिमिटेड रहेगा। बट मेरे हिसाब से जो टुवर्ड्स द ईयर एंड हम लोग अगर देखेंगे तो 2015 अंत तक है ना, और शायद 10% के 10-12% के आसपास सोना गिर सकता है। तो वहाँ से जो रैली भी आएगा तो फिर थोड़ा सा पॉजिटिव रिटर्न्स मिलना मुश्किल है। तो एक सेफ्टी फैक्टर ये है कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है। जो फियर है, जो 30,000 से हम लोगों को जो अभी 26,000 तक आया था, यहाँ से प्रॉब्ली आपको शायद 2,000 रुपये का बहुत ज़्यादा रिस्क है, उससे ज़्यादा रिस्क नहीं है। तो लॉन्ग टर्म निवेशक को ज़्यादा प्रॉब्लम है, बट शॉर्ट टर्म में आप एक बहुत बड़ा गेन्स एक्सपेक्ट नहीं करना है। जो आज सोना खरीद रहे तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीद सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म में कुछ ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट्स मिलने का कोई ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। ओके, किशोर, जब आप शॉर्ट टर्म कह रहे हैं तो उसका क्या टाइम होराइजन होगा? क्या वो 6 महीने का टाइम होराइजन है या फिर आपको लगता है अगर इस वक्त सोने की बाइंग करनी है तो कुछ साल रुकना चाहिए, लॉन्ग टर्म होगा 1 साल से ज़्यादा 2 या 3 साल? हाँ, मेरा मतलब वही है कि शॉर्ट टर्म का मतलब 1 साल के अंदर अंदर शॉर्ट टर्म है। और मेरे हिसाब से आई थिंक टुवर्ड्स एंड ऑफ 2015 मतलब नवंबर दिसंबर के आसपास इससे बेहतर प्राइसिंग मिल सकता है। और वहाँ पे मेरे हिसाब से सोना के ऊपर हम लोगों का जो कैपिटल एलोकेशन है, जो इन्वेस्टर का थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगाना चाहिए। और अभी डेफिनेटली सेंटिमेंट के तौर से जो सोना खरीदा जाएगा उसके ऊपर जो उम्मीद है, आई थिंक लॉन्ग टर्म में अगर 2-3 साल का निवेश कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ डाउनसाइड नहीं है। ओके, हमारे साथ पोपली ग्रुप के राजीव पोपली भी हैं। आपका भी स्वागत है। पहला सवाल आपसे ये है कि क्या इस अक्षय तृतीया आपको लगता है पिछले साल के कंपैरिजन में सेंटिमेंट इम्प्रूव हुआ है? क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार डिमांड ज़्यादा आएगी? क्योंकि हमें पता है कि पहले से भी लोग अपनी बुकिंग्स कराना शुरू कर देते हैं, तो वो प्री बुकिंग किस तरह की रही? क्या रुझान आपको आज दिख रहा है? प्री बुकिंग तो काफ़ी इंकरेजिंग रही हमारे लिए बिकॉज हमने इसकी प्रमोशन काफ़ी पहले से कर ली थी। गोल्ड कॉइन्स है हमारे यहाँ, अक्षय तृतीया की खास हमने जो बनाई है उसकी प्री बुकिंग्स थी, प्लस गोल्ड ज्वेलरी की प्री बुकिंग्स काफ़ी हो चुकी है। द होल आइडिया इसकी मोमेंटम काफ़ी हाई है और एंथुजियास्टिक मार्केट है बिकॉज कंपेयर टू लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे जब हमें गोल्ड की अवेलेबिलिटी की दिक्कत थी प्लस इकोनॉमिक सिनेरियो काफ़ी वीक था, अब ये दोनों तरफ से काफ़ी ऑप्टिमिज्म है वेयर मार्केट में भी और कंज्यूमर्स की तरफ भी।
गोल्ड प्राइस की तरफ भी आप देखेंगे तो काफ़ी स्टेबिलिटी आ चुकी है, तो कंज्यूमर्स इनकरेज है ये प्राइस पे परचेस करने के लिए, एक्सपेक्टिंग अ बेटर ग्रोथ इन द इन्वेस्टमेंट। तो वो हिसाब से ऑल इन ऑल इट्स मच पॉजिटिव एज अ मार्केट फॉर अस। हमारे साथ अनमोल ज्वेलर्स के ईशू दातवानी भी हैं। मिस्टर दातवानी, आपको क्या लगता है कितनी बेहतर हो सकती है इस साल की सेल अक्षय तृतीया के दिन, और क्या किस तरफ ज्यादा रुझान दिखाई दे रहा है? क्योंकि अब ज्वेलरी में डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, इसका भी लोग इसमें भी निवेश करना शुरू कर चुके हैं। निवेश क्या, बेसिकली उन्हें लगता है ये ज्वेलरी के लिहाज से ज्यादा खरीदारी होती है इन दोनों स्पेस में। तो क्या लगता है इन दोनों को, ये डायमंड ज्वेलरी और प्लैटिनम ज्वेलरी क्या सोने की खरीदारी में कुछ कमी ला सकते हैं? थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन एक मैं चीज़ बोलना चाहूँगा कि पहले बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता था बार्स में। अभी लोगों ने समझा है कि गोल्ड इज़ मोर अ सेविंग, ऑर्नामेंट इज़ मोर अ सेविंग देन एन इन्वेस्टमेंट टूल नाउ। और क्योंकि जैसे राजीव ने कहा प्राइस स्टेबलाइज हुए हैं, बहुत सारे लोग अब निकल रहे हैं खरीदी करने को, इसलिए भी कि मई में शादियां हैं तो लोग अपॉर्चुनिटी लेते हैं। अक्षय तृतीया में काफ़ी ऑफर्स सारे ज्वेलर्स दे रहे हैं, तो बहुत लोग अपनी जो शादी की शॉपिंग है वो अब कर रहे हैं, वो फ़ायदा उठा रहे हैं इस टाइम का। और मुझे लगता है डायमंड भी हमारे पास तो डायमंड की अच्छी सेल हो रही है। सेंटिमेंट डेफिनेटली इम्प्रूव हुआ है। 4-5 महीने पहले जो दिवाली के टाइम पे भी सेंटिमेंट इतना अच्छा नहीं था, अब वो सेंटिमेंट बेटर लग रहा है, मच बेटर लग रहा है। ओके, किशोर, आपसे समझना चाहेंगे क्या कीमतें इस वक्त कम हैं और इस वजह से, जैसा आप कह रहे थे, ज्यादा डाउनसाइड नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि कल भी हम ये बात कर रहे थे कि ऑलमोस्ट करीब आ गया है बहुत ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के सोने की कीमतें। तो क्या ऐसे माहौल में डाउनसाइड रिस्क कम है और इसलिए अगर किसी को सेफ बेट लेना है तो सोना एक बुरा ऑप्शन नहीं है? नहीं, मुद्दा आई थिंक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का लॉजिक जो है वह बहुत गलत लॉजिक है। कमोडिटीज़ में काफ़ी बार हम लोग ये देखा जाए कि कमोडिटीज़ कई बार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नीचे आकर ट्रेड करते हैं, और कई मतलब एक आध साल के लिए भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नीचे भी हो सकता है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का भी काफ़ी बड़ा डिबेट है। आई थिंक मेरे हिसाब से अगर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइनिंग कंपनी अगर गोल्ड क्रस्ट का देखेंगे तो प्रॉब्ली उसका ऑल मेटल ऑल रिकवरी इंक्लूडिंग आपको $450-500 के आसपास का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाता है। तो बहुत दूर है हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला दो चीज़ें, एक है फेड कितना जल्दी कितना हाई इंटरेस्ट रेट्स को लेके जा सकता है, दूसरा है कि अमेरिकी की इकोनॉमी के सामने बाकी इकोनॉमीज कैसा परफॉर्म करेंगे। आज चाइना का खुद का प्रॉब्लम चल रहा है, जापान डिफ्लेशन में है, यूके का अपना प्रॉब्लम्स है, यूरोप का अपना प्रॉब्लम्स है, तो बाकी सारे करेंसीज डॉलर के सामने बहुत कमज़ोर पड़ सकता है। तो स्ट्रॉन्गर डॉलर मीन्स वीकर गोल्ड इन डॉलर टर्म्स। उसके साथ साथ जो अपना इकॉनमी, इंडिया का डोमेस्टिक इकॉनमी और डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट्स में जो तेज़ी की वजह से रुपी का भी स्ट्रेंथ है, रुपी स्ट्रेंथ प्लस डॉलर स्ट्रेंथ इंडियन डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो इस मामले में जो होता है ना, बहुत ज़्यादा अपसाइड भी नहीं दिख रहे हैं, डाउनसाइड जैसा मैंने पहले भी बोला है कि 10% का डाउनसाइड मान के रहिए जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी, तो उनको दिमाग में इतना रखना चाहिए कि 10% का प्राइसेस यहाँ से गिर सकता है। ओके, मिस्टर पोपली, आपसे ये समझना चाहेंगे, अब जिस तरह का ट्रेंड है जिसका जिक्र दातवानी साहब भी कर रहे थे, क्या लगता है लोग ज्वेलरी में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं या फिर बार्स में? It's a mixed subject always. ये never ending debate होगी because कंज्यूमर बेस हमारी काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है गोल्ड के अंदर, एंड जो कंज्यूमर्स तय नहीं करना चाहते हैं कि वो क्या इन्वेस्ट करना चाहते हैं ज्वेलरी के मुकाबले, वो गोल्ड बार्स या कॉइन्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं। ऑल्सो जिन्हें सिर्फ एक ऑस्पिशियस टोकन लेना है ऑन द डे ऑफ अक्षय तिथि, दे विल एंड अप बाइंग कॉइन्स। बट जो प्लान परचेस है, जैसे इशू ने बताया फॉर द वेडिंग्स, देन इट्स अ प्लान परचेस, और वो प्लान परचेस के लिए ज्वेलरी ऑफ कोर्स इज द इजीएस्ट एंड क्लियर बेट। एंड प्रीपोनिंग ऑफ परचेस काफ़ी हो जाती है बिकॉज ऑफ अक्षय तिथि, थैंक्स टू द वेडिंग सीजन। तो ये सब मिला के इट्स अ कंबाइंड सब्जेक्ट।
ओके, तो इस वक्त ज्वेलर्स का ये मानना है कि बार्स में भी इंटरेस्ट है, कॉइन्स में भी, और वेडिंग सीजन के बहुत ही पास होने से इस वक्त ज्वेलरी में भी काफी इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके लिए सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या होगा? एक और पहलू है ETF का, क्या वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है सोने में निवेश करने के लिए? आज अक्षय तृतीया के दिन समझेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। अक्षय तृतीया के इस शुभ मौके पर हम लेकर आए हैं आपके लिए आज एक खास पेशकश, और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पोपली ग्रुप के राजीव पोपली, किशोर नारने और साथ ही आशु भी। आप तीनों से पहला सवाल मेरा अब ये है कि क्या वाकई हमने जिस तरह से डिमांड देखी, अगर आप इंपोर्ट पर नजर डालें तो गोल्ड की इंपोर्ट्स में बेतहाशा इंक्रीज हमने देखा है। इन अ वे वो भारतीय इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन एक इंडिकेशन तो ये जरूर आ रहा है कि ज्वेलर्स को लगता है इस साल अच्छी सेल होने वाली है। मिस्टर पोपली, आपको क्या लगता है, क्या ज्वेलर्स तैयारी कर रहे हैं? क्या उनको भी लगता है कि इस वक्त कीमतें सही हैं और स्टॉक करने के लिए गोल्ड का ये सही मौका है? क्या आप भी इस लॉजिक से इत्तेफाक रखते हैं? यस, आप इंटरनेशनल मार्केट अगर देखेंगे तो आज $1198 पे है। एक्सचेंज रेट्स हमारी 62 63 की एवरेज पे है, जो भी काफ़ी स्टेबल है। ये दोनों के मिक्स में आप देखेंगे तो इंडियन गोल्ड प्राइसिंग इन द रेंज ऑफ 26 to 27,000 की रेंज में आती है। ये काफ़ी स्टेबल प्राइसिंग गिनी जाएगी हमारे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पे, और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम रिटेलर्स पॉइंट एंड ऑल्सो फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट काफ़ी स्टेबल रेट है ये। तो ये अपॉर्चुनिटी टाइम होती है हमारे लिए, जैसे हम देखते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड इवन एज अ ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए आप देख रहे हो कि इंपोर्ट्स की बढ़ोतरी काफ़ी हो चुकी है ये टाइम पे। जो गोल्ड इंपोर्ट बढ़ गई है उसकी गवर्नमेंट ने पहले से सोल्यूशन निकाल चुकी है गोल्ड मोनेटाइजेशन की। तो मोबिलाइजेशन ऑफ डेट इन्वेस्टमेंट जिसकी है वो गोल्ड मोबिलाइजेशन प्लान में ले सकते हैं, तो उस तरह से हमारे लिए एक सहूलियत भी हो जाएंगी फॉर बेटर सप्लाई ऑफ गोल्ड। मिस्टर इशू, आपसे ये समझना चाहते हैं कि अगर डिमांड इतनी अच्छी है जितना आप लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, तब भी हमने देखा लगभग सारे बड़े ज्वेलर्स इस वक्त कोई ना कोई डिस्काउंट ऑफर जरूर लेकर आए हैं, चाहे वो मेकिंग चार्जेस पर डिस्काउंट हो या फिर ओवरऑल ज्वेलरीज पर डिस्काउंट हो। तो ऐसा क्यों है कि अगर डिमांड अच्छी है तो डिस्काउंट क्यों? उसके दो कारण हैं। एक तो जो पिछले 4-5 महीने गए हैं वो वीक थे हमारे लिए। मोस्ट ऑफ अस हैव नॉट डन द टारगेट्स दैट वी हैड फॉर आवरसेल्व्स, तो उसको सब कवर करना चाहते हैं। दूसरी बात है कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है और एवरीबडी वांट्स अ पीस ऑफ द केक। और मैं एक और बात बोलना चाहूँगा जो प्राइसिंग के बारे में पहले किशोर जी बोल रहे थे कि देयर इज़ वन साइड विच अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट थिंकिंग अबाउट। ये जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम गवर्नमेंट ला रही है उसमें अगर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, अगर गवर्नमेंट कहेगी कि चलो पर फैमिली 1 किलो या 2 किलो सोना अगर कोई जमा करता है तो वो सोर्स नहीं पूछा जाएगा, उससे बहुत डिमांड हो सकती है और उसके वजह से भी प्राइजेस बढ़ सकते हैं। दूसरी बात है कि जो डॉलर है, ट्रेडिशनली इंडियन रुपी ऑलवेज डिप्रिशिएट्स अगेंस्ट द डॉलर, तो अगर इंटरनेशनल प्राइस सेम भी रहा, अगर हमारा रुपी डिप्रिशिएट हुआ तो वहाँ पर फिर इन इंडियन रुपीज गोल्ड की प्राइस बढ़ने का चांस है। जी जी। गोल्ड मोनेटाइजेशन की आप दोनों बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। किशोर से भी एक व्यू लेते हैं। किशोर, आपको लगता है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जिसके ऊपर अभी क्लैरिटी आना थोड़ा बाकी है, लेकिन वो एक इम्पेटस हो सकता है गोल्ड डिमांड के लिए, गोल्ड प्राइसेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा वो, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया सब जानते हैं सबसे ज्यादा गोल्ड कंज्यूम करता है। तो अगर यहाँ पर गोल्ड मोनेटाइजेशन की वजह से डिमांड बढ़ती है, पहले तो आपसे समझना चाहेंगे बढ़ेगी कि या नहीं, और उसके बाद क्या प्राइसेस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है? मुद्दा यहाँ पे इंडिया एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मार्केट बोल सकते हैं गोल्ड के लिए, स्पेशली मोनेटाइजेशन स्कीम्स लेकर। आई थिंक आरबीआई काफ़ी हद तक टर्की का केस बहुत क्लोजली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि वो उस मॉडल शायद इंडिया में लेके आए। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे इंडियंस का जो फील ऑफ गोल्ड है, आई थिंक उसको वापस देने में
उसको मेल्ट कराने में और गोल्ड के बदले में एक पेपर लेने में बहुत हिचकिचाते हैं और इंडियन इन्वेस्टर्स को बहुत कंफर्टेबल नहीं है। वो हालत हम लोग देख सकते हैं ईटीएफ का क्या हालत है कि ईटीएफ्स बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर ले नहीं पाया आज तक भी, और डेरिवेटिव्स मार्केट भी काफ़ी कमज़ोर है कंपेरेटिव टू फिजिकल मार्केट्स। तो एट द एंड इंडियन कंज्यूमर फिजिकल गोल्ड में बिलीव करता है और घर पे रखने में और फील करने में बिलीव करता है। तो मुझे कम लगता है कि यहाँ पे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम बहुत ज़्यादा सक्सेस देख पाएगा शॉर्ट टर्म में। जैसा जैसा एजुकेशन लेवल्स बढ़ेगा और क्लैरिटी आएगा गवर्नमेंट से कि कितना हद तक गवर्नमेंट इसको ट्रांसपेरेंट स्कीम बना सकता है और क्या इंटरेस्ट रेट उसको मिल सकता है, गोल्ड जो जमा किया जाएगा उसके ऊपर भी काफ़ी हद तक निर्भर रहेगा। और जो इन्होंने बताया कि जो स्पेशली अगर क्वेश्चंस पूछा नहीं जाएगा सोर्स के बारे में, अगर देन वो बहुत बड़ा स्कीम हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता है कि पॉलिटिकली वो पॉसिबल हो सकता है। आई डोंट थिंक जितना ये सरकार ब्लैक मनी पर कोशिश कर रही है उसको कंटेन करने की, उसके बाद सवाल नहीं पूछे जाएंगे। लगता है सवाल तो बेहद पूछे जाएंगे। लेकिन मिस्टर दातवानी, आपसे ये समझना चाहेंगे, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो सोना है ज्यादातर महिलाओं के पास होता है और वो शायद अपनी सगी बहन के साथ भी शेयर नहीं करती हैं। तो ऐसे में क्या वाकई इस वक्त आपको लगता है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में स्ट्रक्चरली इतना चेंज आ चुका है हमारे सोचने में कि शायद वो सक्सेसफुल हो पाए? मुझे लगता है बहुत सक्सेसफुल हो सकता है, और ये गवर्नमेंट बहुत ही प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट है, थॉट प्रोसेस काफ़ी प्रोग्रेसिव है। तो अगर सवाल नहीं पूछे जाएंगे उससे भी फ़ायदा ही होगा, क्योंकि अगर ब्लैक मनी भी कोई उसमें गोल्ड में लेकर के डालेगा, अल्टीमेटली तो वो वाइट ही बन जाएगा। आगे चल के तो वो वाइट ही रहेगा, जब उसका मैच्योरिटी डेट आएगा वो वाइट हो जाएगा, भले उस पर इंटरेस्ट कम मिले, फिर भी लोग इसमें बहुत इन्वेस्ट करेंगे, ज़रूर करेंगे। ओके, आपको लगता है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम एक ऐसी स्कीम हो सकती है जो कि भारतीय बाजार में सोने की डिमांड को और बढ़ावा दे सकती है? लेकिन हमारे साथ किशोर और राजीव और साथ में मिस्टर दातवानी बने हुए हैं। लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब भी अहम सवाल, सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट होराइजन, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सा है? क्या सोने में फिजिकल यहाँ पर निवेश किया जाए, ज्वेलरी खरीदी जाए, ETF खरीदा जाए, या फिर गोल्ड फ्यूचर्स में ट्रेड किया जाए? समझेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अक्षय तृतीया के मौके पर हमारी खास पेशकश अक्षय तृतीया शुभ निवेश। हमारे साथ सोने पे निवेश के लिए बात करने के लिए बने हुए हैं किशोर नाने, पॉपुलर ग्रुप के राजीव पोपली और अनमोल ज्वेलर्स के ईशु दातवानी। किशोर, अब सवाल आपसे करना है, क्योंकि समझना ये है इस वक्त आपको क्या लगता है, फिजिकल निवेश एक अच्छा ऑप्शन है या फिर पेपर निवेश किया जाए, चाहे वो गोल्ड फ्यूचर्स हो या फिर गोल्ड ETF? आपको क्या लगता है सबसे बेहतरीन ऑप्शन कौन सा होना चाहिए सोने में निवेश करने के लिए? मुद्दा यहाँ पे दो चीज़ है कि फिजिकल या डेरिवेटिव्स में काफ़ी अंतर है। जो इन्वेस्टर के लिए फिजिकल में आप एक बार ख़रीद लिया, देन आपको कोई मार्क टू मार्केट या कोई एडिशनल आपको खर्चा नहीं होगा जो उसको होल्ड करने के लिए, अगर विदाउट मतलब लॉकर चार्जेस वगैरह छोड़ दीजिए तो बाकी हद तक वो आप मतलब लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको ये चीज़ समझना है कि हर 2 महीने में जो उसका रोल ओवर का पोजीशन रोल ओवर करना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको रोल ओवर कॉस्ट लगता है, वो करीब सालाना 4 से 5% के आसपास का जो बदला है अभी गोल्ड में चल रहा है, वो उतना आपका खर्चा लग जाएगा। और जो ETF होल्ड करने वाले हैं उसका जो मैनेजमेंट फ़ी है वो सब जो खर्चा लग जाता है। तो आइडियली एक्सपेंसेस ऑर्डर में आपको आएगा, सबसे लीस्ट एक्सपेंसेस आपको फिजिकल में आएगा। अगर आप ओन पैसे से अगर खरीद रहे थे, अगर आप बोरोड मनी से खरीद रहे तो आप इंटरेस्ट गिनेंगे तो इंटरेस्ट आपको रोल ओवर कॉस्ट से महंगा पड़ेगा। तो MCX में वगैरह जो एक्सचेंजेस में जो आप डेरिवेटिव पोजीशन रह के उसको रोल करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी कम रोल का खर्चे पे 5-6% का सालाना खर्चे पे रोल हो जाएगा और आपको पूरा पैसा का ज़रूरत नहीं है, बाकी पैसा आप FD वगैरह में डाल सकते हैं। फिजिकल गोल्ड में आपका सबसे कम खर्चा रहेगा और ETF में मोर और लेस ज़्यादा खर्चा रहता है और मैनेजमेंट फ़ी वगैरह जोड़कर थोड़ा सा रिटर्न्स कम बन सकता है।
ओके, मिस्टर पोपली, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब आपके पास अगर कोई आए, आप क्या एडवाइस देंगे? ऑब्वियसली आप यही कहेंगे कि सोना फिजिकल फॉर्म में खरीदना चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है बार्स, कॉइन्स में निवेश करें या फिर ज्वेलरी खरीदें? अगर किसी के पास ऑब्वियसली ज्वेलरी की जरूरत है तो अलग बात है, लेकिन अगर किसी को निवेश करना है तो आपकी तरफ से क्या एडवाइस होती है? फर्स्ट ये इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए कि इंडिया में गोल्ड खरीदी जाती है, फर्स्ट सब्जेक्ट है इमोशनल वैल्यू के लिए। एवरीथिंग अटैच्ड इन गोल्ड इज ओनली ऑन इमोशनल वैल्यू, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। उसके बाद आती है सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स एंड फुलफिलमेंट एस्पेक्ट्स। सो पहली सब्जेक्ट ऑलवेज है टू हैव गोल्ड इन पोजेशन फॉर एन इमोशनल कनेक्ट। तो वो तरफ से हम देखने जाएंगे तो फिजिकल परचेज इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। फिर बात आती है ज्वेलरी या बुलियन की। गोल्ड है हमारे लिए एक माइथोलॉजिकल मेटल, तो इसलिए ज्वेलरी कम्स द फर्स्ट सब्जेक्ट इन आवर इंडस्ट्री। सो ज्वेलरी बिकम्स प्राइम यूज बिकॉज उस पर इमोशनल वैल्यू में उसकी जो रियल वैल्यू है वो आउटपुट आ जाती है। और फिर जाती है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर आपको पता नहीं है क्या ज्वेलरी लेनी है एंड क्या ओकेजन के लिए लेनी है, तो फिर जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हो गोल्ड में। बट अगेन ये गोल्ड आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो आगे जाके आप ज्वेलरी में ही कन्वर्ट करते हो। सो ये बेसिक इंडियन कल्चर है गोल्ड बाइंग के लिए। जी जी, ईशु, आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या किस तरह के रिटर्न्स आपको लगता है आगे दे सकता है सोना? आप अगले साल, अगले 1 साल के लिए किस तरह के रिटर्न्स की उम्मीद करके चल रहे हैं? बहुत ज़्यादा नहीं, पर 8 से 10% फिर भी हो सकता है। और इवन द बायर्स हैव टू अंडरस्टैंड कि गोल्ड इज नॉट, यू नॉट पुटिंग मनी इन द बैंक एंड गेटिंग एन एफडी रिटर्न। उसको आप यूज़ करते हो, तो उसका भी जो बेनिफिट है वो हमको लेना है। जब आप बार लेते हो, उसको रखते हो, तो यू कांट वेयर दैट। आप जब ज्वेलरी लेते हो आप उसको पहन सकते हो, तो वो जो सेटिस्फैक्शन है, जो खुशी है, दैट यू कैन नॉट मेजर ओनली इन मनी टर्म्स। तो आई थिंक इंडिया शुड, द इंडियन शुड गेट आउट ऑफ दिस माइंडसेट के हम सोना ले रहे हैं ओनली फॉर अप्रिसिएशन। इट शुड बी बिकॉज यू वांट टू बाय एंड डिराइव द प्लेजर ऑफ बाइंग एंड वेयरिंग इट। ओके, एस्थेटिक वैल्यू के लिए भी सोना खरीदे, यही राय है ज्वेलर्स की। लेकिन किशोर, राजीव और ईशु, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास पेशकश पे। आज के लिए इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज। हमारी तरफ से नमस्कार।